अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज से हम बायोलॉजी का तारुफ नाइन्थ क्लास की जो आपकी बायो की बुक है उसका पहला चैप्टर आज से हम बाकायदा इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। साइंस वो इल्म है जिसमें फ़ितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहदात और तजर्बात किए जाते हैं और इनसे मंतकी नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। यानी वो कहता है कि साइंस एक इल्म है जिसके अंदर दो चीज़ें की जाती हैं। पहली बात है मुशाहदात और दूसरी चीज़ है तजर्बात। ये दो चीज़ें की जाती हैं, यही साइंस की डेफिनेशन है। तो साइंस का जो लफ्ज़ी मतलब है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है और साइंस का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है इल्म। तो साइंस का मतलब तो हो गया इल्म। किस चीज़ का इल्म? ये है कि किस जो भी आपने मुशाहदात किए हैं और उन मुशाहदात की बेस पे जो तजर्बात किए हैं। मिसाल के तौर पे मेरे माइंड में एक मुशाहदा आया। वो मुशाहदा ये था कि अगर मैं पहली बिल्डिंग पे जाऊं और वहाँ से जाके मैं पेन को ज़मीन की तरफ फेंकूँगा तो वो ज़मीन की तरफ चला जाएगा। ये नहीं होगा कि मैं वहाँ से पहली बिल्डिंग से खड़ा होकर पेन को ऐसे हवा में फेंकूँगा तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो ये जो मैंने सोचा वो मैंने मुशाहदा किया, और वो जो पेन को नीचे फेंक के देखा वो मैंने तजर्बा किया। यानी कि वो कहता है कि साइंस एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर इंसान पहले सोचता है, फिर अपनी उस सोच के मुताबिक तजर्बा करता है। इस चीज़ को जो है वो साइंस कहते हैं, और उस तजर्बे से वो कोई ना कोई नतीजा अखज़ करता है। जैसे अब मैंने ये तजर्बा किया कि अगर मैं पेंसिल पहली बिल्डिंग से जाकर नीचे की तरफ फेंकूँगा, वो पेंसिल को फेंकना मेरा तजर्बा हो गया, और उससे नतीजा मैंने ये अखज़ किया कि जब भी कोई चीज़ हवा में फेंकी जाएगी तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। तो ये मैंने आपको बताया है, साइंस के बारे में बताया है कि साइंस एक इल्म है जिस इल्म के अंदर हम मुशाहिदा करते हैं, उस मुशाहिदे की बेस पर तजर्बा करते हैं और तजर्बे से जो रिज़ल्ट आता है वो उससे अखज़ हो जाता है। उसके बाद आ जाएँ, वो कहता है पुराने वक्तों में साइंसी मालूमात को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम नहीं किया जाता था जिस तरह आज किया जाता है। अच्छा, वो कहता है कि जी तमाम साइंसी मालूमात को एक ही अनवान यानी साइंस के तहत ही बयान की जाती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब साइंसी मालूमात में इजाफा होता गया तो साइंस की बेशबहा मालूमात को मुख्तलिफ शाखों में, मसलन बायोलॉजी, जो हम बायोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। वो कहता है कि ये जो चार शाखें उसने बताई हैं, मैथ में, केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में और बायोलॉजी में, ये इन चार शोबों में तकसीम कर दिया। किसको तकसीम कर दिया? साइंस को तकसीम कर दिया है। तो ये इसमें ये जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसमें हमने साइंस की डेफिनेशन पढ़ा है, और इसमें हमने पढ़ा है कि साइंस को कितने शाखों में तकसीम किया गया है। उसके बाद आ जाए सब, अब हम देखते हैं बायोलॉजी का तारुफ। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के तारुफ में वो कह रहा है कि बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी का साइंसी मुताला है। जो बायोलॉजी लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ है बायो का मतलब है ज़िंदगी, और दूसरा लफ्ज़ है लगोस का मायनी है सोचना, मुताला करना, समझना। तो वो कहता है कि ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। पहला बायोस है, बायोस का लफ्ज़ी मतलब है ज़िंदगी, और लगोस का लफ्ज़ी मतलब है सोचना, वजह तलाश करना। तो वो कहता है बायोलॉजी का मतलब है ज़िंदगी के बारे में तलाश करना। उसके बाद वो कहता है कि बायोलॉजी के इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि इंसान जानदारों के मुतल्लिक इल्म कैसे हासिल करता रहा। फितरत को समझने और इसकी तारीफ़ करने के लिए लाजिम है कि जानदारों की साख्तों, यानी कि जानदार कैसे बने हैं, उनके अफ़ाल, उनके फंक्शंस और दूसरे मुतल्लिका पहलुओं का मुतालिया किया जाए। इन बातों को अगर मैं जानदारों, जो इंसान है वो भी जानदारों में आता है, तो इंसान की साख्त क्या है? साख्त में उसमें आएगा हाथ है, उसके पाँव हैं, यानी कि स्ट्रक्चर की बात हो रही है। हाथ है, पाँव है, मुंह है, ज़ुबान है। और फंक्शंस का क्या मतलब है? दिल का फंक्शन ये है कि वो जो ब्लड है उसको पंप करता है, और दूसरे मुतल्लिका यानी कि उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उनका मुतालिया किया जाता है। जानदारों का इल्म हासिल करने से अगर हम जानदारों का इल्म हासिल करेंगे तो उससे हमें क्या होएगा? एक तो हम उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, उनकी खुराक का ख्याल रख सकते हैं, माहौल का हम देख सकते हैं कि माहौल को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बायोलॉजी के अगर उसकी पढ़ाई करते हैं तो इन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये बेसिक बायोलॉजी का तारुफ भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम चलेंगे बायोलॉजी की डिवीजन्स और शाखें। डिवीजन्स जो होती है वो बड़ी चीज़ होती है, और जो शाखें हैं, जो ब्रांचेज़ हैं वो डिवीजन्स के अंडर आती हैं। तो बायोलॉजी की डिवीजन्स जो हैं वो तीन हैं। पहली डिवीजन है
ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी के अंदर हम बायोलॉजी की इस डिवीजन में जानवरों के मुतल्लिक साइंसी इल्म हासिल किया जाता है। वो कहता है कि ज़ूलॉजी के अंदर जो जानदार हैं, जो जानवर हैं, जानवर इंसान जो है ना उसको भी बायोलॉजी ने जानवरों के अंडर ही रखा है। तो ज़ूलॉजी के अंदर जो जानदार है उनके मुतल्लिक पढ़ा जाता है, मसलन कि जानदारों की स्किन कैसे बनती है, जानदार खुराक क्या खाते हैं, जानदारों का यानी कि जितनी चीज़ें जानदारों के मुतल्लिक है वो पढ़ी जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जब ये एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो बनने के दरमियान जो है ना उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है मेसोडर्म। मेसोडर्म का काम होता है मसल बनाना। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दिल कैसे बनता है, जितनी चीज़ें जानदारों के बारे में हैं वो हम ज़ूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ज़ूलॉजी के बाद दूसरी चीज़ है बॉटनी। बॉटनी यहाँ पे हमने जानदारों के बारे में, जानवरों के मुतालिक पढ़ा है, और बॉटनी के अंदर हमने पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पौधे जो प्लांट्स हैं, कुछ पौधे ऐसे होंगे जो बीज के साथ पैदा होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होंगे जो बीज के बगैर बनते हैं। पौधों की शाखें, पौधों के पत्ते, इस तरह की जो चीज़ें हैं, पौधों के खुराक पौधे कैसे बनाते हैं, पौधे सांस कैसे लेते हैं। तो इस तरह की जितनी स्टडी है वो सारी हम बॉटनी के अंदर पढ़े होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली डिवीजन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो यानी कि बहुत छोटे ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। इनके अंदर बैक्टीरिया और एल्गी, फंगी और प्रोटोज़ा, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये सारे माइक्रोबायोलॉजी, इनकी जो स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा ये हम इसमें देखेंगे कि ये सांस कैसे लेते हैं, ये खाते क्या हैं, इनकी खुराक क्या है। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये तो हमने डिवीजन्स पढ़ ली। डिवीजन्स के बाद हम चलेंगे इनकी ब्रांचेस की तरफ। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, हम जानदारों की बनावट और उनकी साख्तों का मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर एक पौधा है तो पौधे की मॉर्फोलॉजी क्या है। पौधे की मॉर्फोलॉजी ये है कि उसके पत्ते हैं, फ्रूट्स हैं, उसकी रूट्स हैं। तो ये जो ज़ाहरी चीज़ें नज़र आ रही है ना उसकी मॉर्फोलॉजी में आती है। अगर एक इंसान की मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, उसकी आँखें हैं, उसके हाथ हैं। तो जो ज़ाहरी चीज़ें नज़र आती होती है ना वो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है अनाटमी। अनाटमी के अंदर हम जो अंदरूनी साख्त होती है ना जानवरों की, उसका मुताला करते हैं। अब अंदरूनी साख्त का हमने मुताला क्यों करना है, देखो अब ये जो अनाटमी है ना, ये डॉक्टर बनने के लिए, ये डॉक्टरी के लिए बड़ा ज़रूरी है। अनाटमी का मकसद ये है कि अनाटमी के अंदर हम दिल को काट के देखेंगे, दिमाग को काट के देखेंगे। अगर मैंने देखना है कि दिल जो है वो अंदर से किस तरह के है तो मुझे उसको काटना पड़ेगा। तो अनाटमी के अंदर जिस्म को काटने का एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसको इसका काटने का मकसद ये होता है कि देखो गुर्दे हैं तो वो कहाँ पे हैं, दिल है तो वो कहाँ पे है। ये एक फ़िक्स जो है ना वो निज़ाम बन जाता है ताकि ऑपरेट करते हुए सबको पता हो कि जो दिल है ना वो जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर है, कुछ बाकी चीज़ें हैं वो एब्डोमिनल जो कैविटी उसमें हो सकती हैं। तो अनाटमी के अंदर ये होता है कि जितनी भी दिल अंदर वाली चीज़ें हैं ना, इंसान के जो अंदर चीज़ें हैं उनकी निशानी लगाई जाती है कि यहाँ पे वो चीज़ें हैं। अगर दिमाग का मुतालिया करना है तो मैं आपका सर देख के बालों को पीछे करके तो नहीं देख सकता ना, मुझे उस सर को काटना पड़ेगा, काट के दिमाग को निकालना पड़ेगा और फिर मैं उसका मुतालिया कर सकता हूँ। तो अनाटमी जो होता है, अनाटमी के अंदर जितनी भी इंसान के अंदर वाली चीज़ें उनका मुतालिया आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर हम जो जानदारों के टिश्यूज़ होते हैं ना उनका माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करते हैं। मिसाल के तौर पे एक टिशू बता देता हूँ। एक टिशू आपका है मसल। जो आपका मसल है वो आपका एक टिशू है। जो मसल होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, वो मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ये जो आप ऐसे घूम के जो है वो आप दूसरी तरफ जा सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ये जो इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, जिम कर सकते हैं, जो आप इतनी सारी मूवमेंट कर रहे हैं ना, ये आपके टिश्यूज़ की वजह से है। तो जितने भी जानदार हैं उनके जो टिश्यूज़ के बारे में माइक्रोस्कोपिक एक स्टडी होती है ना उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे आ गया सेल बायोलॉजी। अच्छा, सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक इंसान है जैसे आप हो, इंसान के अंदर ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं,
दिल, गुर्दा, फेफड़े, ये ऑर्गन्स हैं। जो ऑर्गन्स हैं वो किससे बनते हैं? वो टिश्यूज़ से बनते हैं। और जो टिश्यूज़ हैं, वो टिश्यूज़ किससे बनते हैं? वो सेल से बनते हैं। तो जो भी एक जानदार है ना, उसकी जो बुनियादी इकाई है वो सेल्स हैं। तो ये जो सेल बायोलॉजी है, इसके अंदर सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स की साख्तों और अफ़ाल का मुताला सेल बायोलॉजी कहलाता है। इस शाख में सेल की तकसीम यानी सेल डिवीज़न का मुताला भी किया जाता है। तो जो सेल है ना, वो एक बेसिक इकाई है जिस्म के बनने की। एक जानदार के बनने की जो बेसिक इकाई है वो सेल है। मिसाल के तौर पे एक मकान है, तो वो किससे बनता है? वो ईंटों से बनता है। जो एक ईंट है, इसी तरह से जो इंसानी जिस्म है वो सेल से बनता है। तो वो जो उसका एक पॉइंट, एक हिस्सा है ना, वो सेल कहलाता है। तो ये अब सेल जो है वो काफ़ी सारे हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ा कॉमन सेल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो खून के अंदर पाया जाता है। रेड ब्लड सेल भी एक सेल है। इस तरह जिस्म में बहुत सारे सेल हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंदर इंसानी साख्त में जिस्म में जितने सेल हैं उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद आ जाए जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है उसके अंदर जो इन जानदार है ना, उसके जिस्म के अंदर जितने भी अफ़ाल हो रहे हैं उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। इसकी मैं एक आपको बड़ी बेसिक सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आजकल जो एक्सरसाइज है ना, उसकी जितनी स्टडीज़ है वो भी सारी फिजियोलॉजी के अंदर आती है कि एक इंसान अगर है तो उसको कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो उससे मेरे दिल की धड़कन बढ़ेगी। तो क्या मुझे 2 घंटे एक्सरसाइज करने चाहिए या 50 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो ये जो एक्सरसाइज करने से मेरा ब्लड प्रेशर या मेरे दिल को कोई मसला मसाइल हो सकते हैं, इनकी जो स्टडी है इसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी कि फिजियोलॉजी के अंदर हम जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाए जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वो कह रहा है जीन्स का मुतालिया और इनका विरासत में किरदार जो है वो जेनेटिक्स कहलाता है। तो सब जो जीन्स है ना, इसका जो बेसिक काम होता है वो होता है आपके जो बाल हैं उनका रंग, आपकी आंखों का रंग, आपकी जो हाइट है, ये सारा कुछ जीन्स तय करता है। अब ये जो जीन्स हैं ये कहाँ से ये चीज़ें लेके आता है? ये चीज़ें लेके आता है जो पेरेंट्स होते हैं उनके जीन्स से ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। और जो जीन्स है इसकी जो बेसिक चीज़ है वो है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है। तो ये इसका बेसिक सा मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं जो हमने जेनेटिक्स के अंदर पढ़नी हैं। और जो एक इंसान होता है ना, उसके सेल के अंदर 23 पेयर के जो हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि 23 और 23 हो जाएंगे, 20 और 20 40, 46 क्रोमोसोम जो हैं वो एक इंसान के अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। यानी कि एक सेल में 23। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये तय करते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है उसमें लड़का होना है या लड़की। और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है विरासत, विरासत का मतलब है कि जो खसूसियात एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होती हैं ये जेनेटिक्स यानी कि जीन्स के ज़रिए होती हैं। उसके बाद आ जाए जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर है एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल यानी डेवलपमेंट का मुतालिया एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर सबसे जब बेबी बनना शुरू होता है तो वो जानदार बनना शुरू होता है तो वो ज़ाइगोट, सबसे पहले वो ज़ाइगोट होता है। तो वो जो ज़ाइगोट होता है वो ज़ाइगोट किस तरह से फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और वो एम्ब्रियो जो है वो एक मुकम्मल जानदार कैसे बनता है, इस सारे प्रोसेस का जो मुतालिया है ना, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं कि जो जानदार है उसकी आँख कैसे बनती है, उसका दिमाग कैसे बनता है, उसका सर कैसे बनता है। ये सारी चीज़ों का जो मुतालिया है वो हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जो कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब ये है कि ये जानवरों के साइंसी नाम रखने का तरीका, यानी कि जो वो है क्या कहते हैं उसको, राना टैगरीना, मेंढक। तो ये मेंढक का साइंसी नेम है राना टैगरीना। तो इसी तरह जो है ना वो जितने भी जानदार हैं उनका साइंसी नेम रखना टैक्सोनॉमी में आता है। और इसमें जो जानदार हैं ना उनको सब ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। अब देखो दुनिया में यानी कि 50 करोड़ जानदार होंगे, तो 50 करोड़ जानदारों का तो आप मुताला नहीं कर सकते ना। तो जो जानदार जिनकी खसूसियात आपस में मिलती जुलती हैं उनको एक ग्रुप्स में तकसीम कर लिया जाता है ताकि सबकी जो है ना वो उस ग्रुप से रिलेटेड जो भी हैं उनको एक ही पढ़ के और सबकी प्रॉपर्टीज़ जो भी उनकी खसूसियात हैं उसका मुतालिया किया जा सके। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंदर ये होता है कि जितने भी जानदार जो हैं वो मर जाते हैं ना,
तो वो फिर ज़मीन के अंदर जाके फॉसल्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाते हैं। मसलन कि जैसे बहुत पुराने डायनासोर्स थे, बहुत पुराने दरख्त थे, तो ये दरख्त, डायनासोर, जानवर, इंसान जितने भी हैं, ये जब मर जाते हैं तो ये ज़मीन में चले जाते हैं और ज़मीन में जाके इनके फॉसल्स बन जाते हैं, जो बाद में कोयले और ऑयल वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम जो फॉसल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम जानदारों और जानदारों का जो माहौल होता है उसके साथ जो एक ताल्लुक़ होता है ना, उसका हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल के अंदर। अब इसके अंदर ये भी होता है इन्वायरमेंटल के अंदर कि एक जानवर दूसरे जानवरों को खाता है, ये उनका आपस में ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर इंसान है तो इंसान मुर्गी को खाता है, इंसान बकरे को खाता है, इंसान हाथी को तो नहीं खाता, शायद कोई खाता भी हो। तो ये देखें, ये उनका आपस में एक ताल्लुक़ है। तो ये जो जानदारों और जानदारों का माहौल के साथ जो एक ताल्लुक़ है उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। पोल्यूशन वगैरह और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो भी सारी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है सोशो बायोलॉजी, यानी कि सोशल से निकला है, यानी कि इसके अंदर हम उन जानवरों, उन जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो आपस में मुआशरा बना के रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो इंसान है। जो इंसान है वो भी मुआशरा बना के रहता है। इसके अलावा जो शहद वाली मक्खियाँ भी मुआशरा बना के रहती हैं। उनमें एक क्वीन होती है और उनकी बड़ी स्टोरी है, वो पढ़िएगा कहीं पर बैठ के। उनमें एक क्वीन होती है, कुछ काम करने वाले होते हैं, तो ये वो पूरी एक सोसाइटी बना के रहते हैं। इसी तरह से भेड़िया जो है वो भी सोसाइटीज़ में रहते हैं। तो सोसाइटीज़ वो बैरियर टाउन वाली नहीं, सोसाइटीज़ का मतलब है कि जहाँ जानवर मिल के रहते हैं। तो ये सोशियो बायोलॉजी के अंदर हम ये वाली चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। इस यहाँ पे ना इन्होंने इसकी डिटेल लिखी हुई है कि पैरासाइट्स ऐसे जानवर हैं जो दूसरे जिंदा जानवरों, मेज़बानों यानी होस्ट से खुराक और रहने की जगह लेते हैं और बदले में इनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये ऐसे जानवरों की एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो आपके सर में जो जूं है ना, वो भी एक पैरासाइट है जो रहती है आपके सर में, आपको खून भी पीती है और उसको रहने की जगह भी मिल गई है और आपको नुकसान भी पहुँचा रही है। तो जूं जो है ना वो पैरासाइट की एक बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद आ जाए बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है इसका ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादे हासिल करना है जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये होता है कि जो जानवर होते हैं ना, उनसे कुछ इस तरह के मादे निकालते हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पे आपने फिल्मों में देखा होना है कि वो सांप का जहर निकाल रहे होते हैं, सांप के जहर को ही ख़त्म करने के लिए। तो ये भी उसकी एक एग्जांपल है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको जो आज के हिसाब से है वो भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आज से काफ़ी देर पहले जो हेपेटाइटिस है ना, उसकी जो वैक्सीन बनती थी वो बनती थी इंसान का जो खून होता था ना उसी से बनती थी। तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा खून की क्वांटिटी जो मिकदार थी ना वो लगती थी और वो काफ़ी तकलीफ़ दे भी था। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के आ जाने से ये हुआ कि एक वायरस है जिसका नाम है पैथोजेनिक एक वायरस है जिसके ऊपर ये बायोटेक्नोलॉजी की जो भी इसका प्रोसेस है उसको यूज़ करते हुए पैथोजेनिक वायरस से हेपेटाइटिस की जो है ना वो वैक्सीन बनाई जाती है। ये पैथोजेनिक वायरस का एक स्मॉल सा पार्ट यूज़ करते हैं और उससे इसकी दवाई बनाते हैं। इसके अलावा जैसे गंदम है, गंदम के ऊपर यीस्ट भी एक जानदार है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको यूज़ करते हुए उससे ये डबल रोटी बना लेते हैं। ये फर्मेंटेशन का सीन है। इस तरह अगर मैं वाइन की बात करता हूँ, शराब की बात करता हूँ, तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि अंगूरों का जूस होता है, उसके ऊपर ये जो यीस्ट है और जो ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म है उनको यूज़ करते हुए उसको ये वाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इस तरह से ये बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो इसको यूज़ करते हुए ये उन जानदारों से ऐसे मादे हासिल करते हैं जिनसे इंसानियत को फ़ायदा होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, इम्यूनोलॉजी है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी के अंदर ये जानवरों के मदाफ़ती निज़ाम यानी कि इम्यून सिस्टम का इल्म है जिसमें नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ख़िलाफ़ ये दफ़ा करता है। तो ये आपको पता है जो भी इंसान है उसके अंदर एक मदाफ़ती निज़ाम होता है। जैसे आजकल आपको पता है जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस क्या करता है? वो आके इंसान का जो मदाफ़ती निज़ाम है ना उसको ही वीक करता है। तो इसके अंदर हम यही सारी चीज़ें यानी कि इसमें हमने पढ़ना है ये सारी बातें कि एक इंसान जो है उसका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कैसे बनता है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग होता है और वो किस तरह से परफॉर्म करता है, वो इसकी सारी बातें इसके अंदर हमने पढ़नी है।
ये जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है ये किन किन चीज़ों से हमें बचाता है, जितने भी वायरस है, बैक्टीरिया है और जितने भी केमिकल्स हैं जो भी जिस्म को लगते हैं, तो ये उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो दफ़ा करता है। उसके बाद आ जाएँ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर वो कहते हैं, एंटोमोलॉजी के अंदर जितने भी हशरात हैं, हशरात की जो पढ़ाई है वो सारी एंटोमोलॉजी के अंदर आती है। एंटोमोल का मतलब हशरात है और लोगोस का मतलब पढ़ाई है। लॉजी, लोगोस, ये लॉजी जो है वो लोगोस है, और एंटोमोल जो है उसका लफ्ज़ी मायने भी हशरात है। तो हशरात की जितनी स्टडी है वो सारी हम एंटोमोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर ये है कि अद्वियात और जानदारों के जिस्म पर इनके असरात का इल्म फार्माकोलॉजी कहलाता है। कि यानी एक मेडिसिन बनाई, उस मेडिसिन का इंसान की सेहत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसको जो चेक करने का तरीकाकार है वो सारा फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर भी अब आपने ये वर्ड सुना होना है कि जी कोरोना की वैक्सीन बन गई है लेकिन उसकी टेस्टिंग चल रही है। वो टेस्टिंग यही होती है कि एक वैक्सीन को बनाने के बाद उसके जो भी असरात आते हैं ना इंसानी जिस्म के अंदर, इसकी प्रॉपर स्टडी को हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये जितनी भी इसकी ब्रांचेज़ हैं बायोलॉजी की वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी हैं, और कोशिश की है कि आपको रियल टाइम जो एग्जांपल्स हैं उनके ज़रिए समझाऊं, कि जितना ज़्यादा मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा उतना ही आपको ज़्यादा या बेहतरीन उसकी समझ आएगी। तो कोशिश तो मैंने यही की है। बाकी आपको अगर किसी तरह की भी कोई इशू है या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मैंने तो जो करना था वो पढ़ा दिया आपको, जो पढ़ाना था। अब आप पे है कि आपने एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने अपने क्लास फेलोज़ को इन वीडियोस के लिंक्स शेयर करने हैं ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे।